यादव मुखर्जी और माधव मुखर्जी दो भाई थे। यादव गरीब थे, लेकिन अपनी कोशिशों से उन्होंने छोटे भाई माधव को कानून की पढ़ाई करवा दी। इसके बाद बहुत मेहनत और प्रयास के बाद यादव ने एक धनी जमींदार की इकलौती बेटी बिंदुबासिनी को माधव की पत्नी बनाकर घर में ले आए। बिंदुबासिनी न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि अपने साथ 10,000 रुपए की भारी संपत्ति भी लाई थी, जो उस समय में एक बहुत बड़ी रकम थी। शुरुआत में यादव की पत्नी अन्नपूर्णा बिंदुबासिनी को देखकर बेहद प्रसन्न हुई थी, लेकिन यह मोहित भाव 2 दिनों में ही समाप्त हो गया। अन्नपूर्णा ने महसूस किया कि बिंदुबासिनी अपने सौंदर्य और धन के साथ साथ प्रबल अहंकार और अभिमान भी लेकर आई है। एक बार माधव ने भी अन्नपूर्णा से कहा था, बोठान, क्या पैसा ही भैया का सब कुछ बन गया? बिंदुबासिनी पर नियंत्रण रखना कठिन था, क्योंकि उसमें एक विचित्र समस्या थी, मिर्गी की बीमारी। इसी कारण परिवार के सभी लोग मानते थे कि ये विवाह एक भूल थी, लेकिन यादव ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि बिंदुबासिनी का ये सौंदर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन बिंदुबासिनी को चेहरा उतरा हुआ और उदास बैठा देख अन्नपूर्णा डर गई थी। उन्होंने अपने 1.5 साल के सोते हुए बेटे अमूल्य चरण को उठाकर बिंदु की गोद में रख दिया और खुद तुरंत वहां से हट गईं। परिस्थिति में बिंदु ने खुद को संभाल लिया और बेहोश होने से खुद को बचाया। वो अमूल्य को सीने से लगाकर धीरे धीरे कमरे की ओर चली गई। अन्नपूर्णा पर्दे की ओट से ये दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि बिंदु के मिर्गी के रोग की एक अचूक दवा उन्होंने खोज निकाली है, और वो है अमूल्य। घर की सारी जिम्मेदारियां अन्नपूर्णा के कंधों पर होने के कारण वो अपने बेटे की ठीक से परवरिश नहीं कर पाती थीं। ऊपर से अगर रात को नींद पूरी न हो तो उनके रोज के कामों में दिक्कत होती थी। इसी मौके पर छोटी बहू बिंदु खुशी खुशी अमूल्य की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं। लगभग 1 महीने बाद एक सुबह बिंदु अमूल्य को गोद में लेकर रसोई में आई और दूध मांगा। अन्नपूर्णा के देर से दूध देने पर बिंदु नाराज हो गई और उसे कड़वी बातें सुना दी। फिर उसने अमूल्य को जमीन पर बैठा दिया और खुद दूध उबालने लगी। इसी तरह अन्नपूर्णा का अपना बेटा बिंदुबासिनी के पास ही बड़ा होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि अमूल्य अपनी चाची को माँ और अपनी जन्म देने वाली माँ को दीदी कहकर बुलाना सीख गया। 4 साल बाद अमूल्य का हाथे खड़ी होता है। अगले दिन सुबह बिंदुबासिनी अपने बेटे अमूल्य को लेकर अन्नपूर्णा के पास प्रणाम करवाने आती है। अमूल्य की सजावट देखकर अन्नपूर्णा हैरान रह जाती है। अमूल्य के पाठशाला चले जाने के कुछ ही देर बाद बिंदु वापस आकर अन्नपूर्णा से अनुरोध करती है, क्या हमारे घर के सामने एक पाठशाला बनवाई जा सकती है? सारा खर्च मैं खुद उठाऊंगी। ये सुनकर अन्नपूर्णा हंस पड़ती हैं और कहती हैं, अभी तो अमूल्य ने ठीक से पाठशाला जाना भी शुरू नहीं किया, इसके पहले ही तुम्हारा इरादा बदल गया। इसी तरह उनके घरेलू झगड़ों की शुरुआत होती है। इन सब के बावजूद भी बिंदु यादव यानी अन्नपूर्णा के पति को देवता की तरह प्रेम करती थी। शाम को यादव अफीम खाकर लेटे हुए थे। अन्नपूर्णा उन्हें बताती हैं कि बिंदु अपने बेटे के लिए घर के सामने एक पाठशाला बनवाना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं शरारती लड़के अमूल्य की आंख में कलम की नोक न मार दें। बिंदु पर्दे के पीछे से अन्नपूर्णा के बात करने के तरीके को लेकर असंतुष्ट होती है। वो सामने आकर बताती है कि अगर पंडित जी को महीने में 10 रुपए दिए जाएं तो वो पाठशाला यही ले आएंगे। ये खर्च उसके सूद की आमदनी से पूरा किया जाएगा। एकमात्र संतान अमूल्य को लेकर वे अब तक सुख शांति से दिन बिता रहे थे। अमूल्य अब एंट्रेंस स्कूल की दूसरी कक्षा का छात्र है। करीब 1 महीने पहले यादव ने एक नया मकान बनवाया था और मात्र 10 दिनों के बाद पूरी तरह तैयार भी हो जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद नए घर में प्रवेश करने की योजना थी।
इसके बाद यादव ने अपनी छोटी बहू बिंदु की इच्छा का सम्मान करते हुए नए घर में प्रवेश और गृह देवता की पूजा के लिए रिश्तेदारों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। इस समय यादव की पिस्तुतो बहन एलोकेशी अपने बेटे नरेन को लेकर यादव के घर आती है, क्योंकि नरेन को वहीं रहकर पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई के अलावा नरेन को संगीत, थिएटर, अभिनय और लोक नाट्य बहुत पसंद था, लेकिन बिंदु को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। अन्नपूर्णा समझ जाती है कि बिंदु नरेन को पसंद नहीं कर रही है और वो अमूल्य पर उसके प्रभाव को लेकर चिंतित है। इसलिए वो एलोकेशी से अनुरोध करती हैं कि नरेन बिंदु के सामने अभिनय न करे और अमूल्य के साथ ज्यादा मेल जोल न रखे। एक दिन अमूल्य नरेन की तरह बाल कटवाना चाहता है और जबरदस्ती नाई को घर ले आता है। बिंदु अनिच्छा होने के बावजूद चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन नाई अमूल्य के बाल नरेन की तरह काटने के बजाय समान रूप से काट देता है। इससे अमूल्य बहुत नाराज हो जाता है और ढंग से खाना भी नहीं खाता। ये देखकर बिंदु चिंतित होकर अन्नपूर्णा से कहती है, सब कुछ की शुरुआत ऐसे ही होती है। एक दिन अमूल्य नरेन के प्रलोभन में आकर शाम को लोक नाट्य देखने चला जाता है। अन्नपूर्णा डर के मारे बिंदु से ये बात नहीं कहती कि अमूल्य उसकी अनुमति के बिना चला गया था। जब अमूल्य वापस लौटता है तो बिंदु उसे बहुत डांटती है। अगली रात बिंदु अन्नपूर्णा से कहती है कि यदि वह नरेन और उसके परिवार को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहती तो वह अमूल्य को लेकर कहीं और चली जाएगी, क्योंकि नरेन की संगति अमूल्य को बिगाड़ रही है। एलोकेशी ये समझ जाती है कि बिंदु के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है। अमूल्य के प्रति बिंदु का इतना स्नेह देखकर एलोकेशी के मन में क्रोध और ईर्ष्या पैदा होती है। वह सोचती है, अगर अमूल्य की जगह नरेन होता तो आज मैं रानी बनकर रहती। 10 दिन बाद बिंदु के माता पिता पालकी भेजते हैं उसे ससुराल से मायके ले जाने के लिए। बिंदु अमूल्या से छुपाकर मायके जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अमूल्या एक दिन भी बिंदु के बिना नहीं रह सकता, इसलिए बिंदु को अमूल्य को भी साथ ले जाना पड़ता है। बिंदु अमूल्य की कमीज की जेब में जली हुई सिगरेट देखकर जान जाती है कि अमूल्य सिगरेट पीने लगा है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अन्नपूर्णा से कहती है कि वो अमूल्य को अपने पास रखे। उसी समय मास्टर आता है और बिंदु को बताता है कि स्कूल में अमूल्य ने आम चुराया था और उसे जुर्माना भरना पड़ा। ये खबर सुनकर बिंदु बेहद नाराज हो जाती है। वो अन्नपूर्णा से पूछती है कि क्या उसने अमूल्य को पैसे दिए थे। अन्नपूर्णा ये बात स्वीकार कर लेती है। इससे बिंदु और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अन्नपूर्णा के साथ उसकी तीखी बहस हो जाती है। बिंदु गुस्से में अन्नपूर्णा से कहती है कि सब उसी के पैसों पर जी रहे हैं और फिर उसी के पैसे को बर्बाद भी किया जा रहा है। ये सुनकर अन्नपूर्णा भी प्रतिज्ञा करती है कि अब वो कभी भी बिंदु के पैसों पर नहीं खाएंगे। अन्नपूर्णा की ये बात सुनते ही बिंदु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। इसके बाद लई घर में जादव, अन्नपूर्णा और अमूल्य को छोड़कर बाकी सभी लोग आ जाते हैं। बिंदु पूजा की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है। बिंदु अब भी मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि अन्नपूर्णा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो लौट आएगी। जादव लई घर तक आकर आसपास की खबर ले रहे थे, लेकिन भीतर नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता है, बिंदु अन्नपूर्णा और बाकी लोगों के न आने से बेचैन होती जाती है। गुस्से में आकर वो सबके साथ बदतमीजी करने लगती है। दोपहर के समय अचानक अन्नपूर्णा वहां आकर पहुंच जाती है। उसे देखकर बिंदु रोते रोते कहती है, इतनी देर हो गई दीदी, अब और कितनी दुश्मनी करोगी? अब तुम ही अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ये कहकर बिंदु चाबी अन्नपूर्णा को सौंप देती है और वहां से चली जाती है। अन्नपूर्णा चुपचाप बिना कुछ कहे पूजा की तैयारियों में लग जाती है, लेकिन जादव और अमूल्य नहीं आते। बहुत रात को जब अन्नपूर्णा घर लौटने के लिए तैयार होती है, तब बिंदु माधव को बताती है कि अन्नपूर्णा बिना जल को स्पर्श किए ही घर जा रही है। ये सुनकर माधव उल्टे बिंदु को ही दोष देने लगता है
इससे बिंदु और भी ज्यादा निराश और दुखी हो उठती है। बिंदु खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वो सिर्फ एक बार पूछती है, अमूल्य आया क्या? और जब जवाब मिलता है नहीं, तो वो और भी ज्यादा निराश हो जाती है। एक दिन बिंदु माधव से ये जानती है कि उसका बड़ा देवर जादव राधापुर में एक बड़े कचहरी में नौकरी कर रहा है। वो हर दिन बिना खाए पिए पैदल चलकर वहां जाता और लौटता है। ये सुनकर बिंदु सिहर उठती है। वो माधव के पैरों पर गिरकर कहती है, मेरे जेठ जी के लिए कोई रास्ता निकालिए, मैं आपसे विनती करती हूं। लेकिन माधव उल्टा उसी को दोष देने लगता है। इससे बिंदु का अपराध बोध और भी गहरा हो जाता है, जैसे उसका अपना ही दिल उसे माफ नहीं कर पा रहा हो। एक दिन नरेन बिंदु को बताता है, अमूल्य स्कूल में टिफिन नहीं ले जा पाता क्योंकि उसके पिता गरीब हैं। दोपहर में वो सिर्फ चना भुना खाकर रहता है। ये बात सुनकर बिंदु भीतर से टूट जाती है। वो खाना पीना छोड़ देती है और गहरे मानसिक कष्ट में डूब जाती है। उसके मन में अमूल्य के लिए पीड़ा, ममता और आत्मग्लानि सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। एक दिन बिंदु को अपने पिता की बीमारी की खबर मिलती है और वो मायके चली जाती है। जाने से पहले वो केशव से कहती है, मैं जा रही हूं, अब ऐसा मत समझना कि मुझे कभी लौट कर आना है। ये सुनकर अन्नपूर्णा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोने लगती है, जैसे उसका दिल किसी अनकहे दुख से भर गया हो। कुछ दिनों बाद माधव आता है और अन्नपूर्णा को बताता है, बिंदु बहुत बीमार है। अपने मायके आने के बाद से उसे लगातार बुखार है और वो बार बार बेहोश हो रही है। वो कुछ भी नहीं खा रही। शायद उसका अंतिम समय आ गया है। अन्नपूर्णा ये सुनकर सन्न रह जाती है। माधव धीमे स्वर में आगे कहता है, बिंदु ने मुझसे कहा था कि उसकी सारी संपत्ति अमूल्य की होगी और सिर्फ नरेन को 2000 रुपए दे देना, क्योंकि वही है जो अमूल्य से सच्चा प्रेम करता है। बिंदु के बीमार होने की खबर सुनकर यादव, अमूल्य और अन्नपूर्णा उससे मिलने उसके मायके जाते हैं। अन्नपूर्णा कमरे में जाकर बिंदु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, चलो बिंदु, अब घर वापस चलो। सब लोग तुम्हारे बिना बहुत उदास हैं। यादव भी भावुक होकर कहते हैं, अगर मैं अपनी छोटी बहू को वापस घर ला सका तभी मैं खुद भी घर लौटूंगा। बिंदु हल्के से मुस्कुराकर अपना मुंह फेर लेती है और कहती है, मुझे कुछ खाने को दो और अमूल्य को मेरे पास सुला दो। अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं अब मरूंगी नहीं। उसकी आवाज में एक नर्म आश्वासन होता है, जैसे सारी पीड़ा के बाद जीवन फिर से मुस्कुराना सीख रहा हो।